नमस्कार। मेरे साथ निर्माता निर्देशक श्री रामकिशोर जी पार्चा हैं। वे अभी हाल ही में उत्तर कोरिया की यात्रा करके आए हैं, एक ऐसा देश जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए मैं सीधे आपको उनके पास ले जाता हूं और हम जानते हैं कि उत्तर कोरिया के प्योंगयांग फेस्टिवल में उन्होंने क्या देखा और वहां भारत की भूमिका को किस तरह निभाया। नमस्कार पार्चा जी। नमस्कार। आप अभी प्योंगयांग फेस्टिवल से भाग लेके आए हैं, वहाँ का माहौल कैसा था? दर्शक किस तरह की फिल्मों पर ज़्यादा प्रतिक्रिया दे रहे थे? देखिए, मैं आपको एक सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर कोरिया, जिसे वो DPR कोरिया कहता है, देश एक ऐसा देश है जहाँ असल में अगर हम देखें तो जाने की इजाज़त नहीं है लोगों को, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर आप एक बार वहाँ चले गए तो आपको जो उत्तर कोरिया देखने के लिए मिलेगा, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। खास तौर से जो सांस्कृतिक कला, साहित्य और सिनेमा की जो बात है, जब हम उस तरफ बात करते हैं उसके मामले में, तो वहाँ जो कुछ भी मैंने सिनेमा के नाम पर देखा और साथ में जो वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो वहाँ का आम जनजीवन है, वो मेरे लिए खुद के लिए भी चौंकाने वाला था। तो वहाँ मैं असल में एक इंडियन फिल्म प्रोग्राम लेके गया था, जहाँ हमने करीब 3 से 4 फिल्में दिखाई, जिसमें एक माझी द माउंटेन मैन केतन मेहता की फिल्म थी, जो अपने आप में नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है, और एक दादा लक्ष्मी जो यशपाल शर्मा ने बनाई, वो भी नेशनल अवार्डिंग फिल्म है, और एक फिल्म थी जंगार, जो मलयालम सिनेमा की फिल्म है। श्वेता मेनन उसमें मुख्य भूमिका में थी, और इस फिल्म ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी वहाँ लिया। तो जो क्रेज वहाँ मुझे भारतीय सिनेमा को लेकर मिला, जो उत्तर कोरिया के लोग हैं, वो अभी की बात नहीं है। वो पूरी तरह अवेयर हैं, वो जानते हैं कि भारत में सिनेमा कैसा बनता है। वो शोले की बात करते हैं, वो मुगले आजम की बात करते हैं, वो धर्मेंद्र की बात करते हैं, अमिताभ बच्चन की बात करते हैं, और सलमान खान से भी वो अवेयर हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि जब मैंने उनसे पूछा कि शाहरुख खान जो है वो तो एक तरह का ब्रांड नेम है हिंदुस्तान में, तो शायद वो उसके बारे में कम जानते हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्टेंट सिनेमा है, जो क्लासिक सिनेमा है, खास तौर से जो 70s और 60s में बनाया गया और 80s तक चल के आया, उसके बारे में वो बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। और एक चीज़ जो मुझे वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी फिल्मों को देखते हुए, मैंने वहाँ नॉर्थ कोरिया का, जो उत्तर कोरिया का जो सिनेमा था, वो देखा। कमाल का कंटेंट, कमाल का उनका ग्रामर है सिनेमा का, और जो रियलिटी उस सिनेमा में देखने के लिए मेरे नज़रों में जो आई, वो मैंने कभी किसी और सिनेमा में नहीं देखी। पूरा का पूरा सिनेमा हॉल फिल्म खत्म होने तक एक भी ऑडियंस उठ के बाहर नहीं जाता था, और ख़ास तौर से भारतीय फिल्मों को लेकर के। वो कोई बहुत बड़ी कमर्शियल फिल्में नहीं थी। माझी माउंटेन जो है वो एक सब्जेक्टिव फिल्म है, और जंगार जो है मलयालम की फिल्म है, लेकिन उसको लेकर के भी जो क्रेज़ मैंने वहाँ देखा, वो क्रेज़ उनके जो क्लोजिंग एंडिंग वाला जो दिन था, अवार्ड सेरेमनी वाला दिन, वहाँ तक वो मैंने देखा। मैं वहाँ अवार्ड सेरेमनी हो गई, सब कुछ हो गया, और उसके बाद वो लोग मुझे बाहर लेके आ गए कि बाहर चाय पीते हैं। तो मुझे लगा जैसे हिंदुस्तान में होता है कि क्लोजिंग अवार्ड सेरेमनी हो गई और क्लोजिंग फिल्म चलनी है या ओपनिंग फिल्म शुरू होनी है, तो लोग उठ के चले जाते हैं, और बहुत कम लोग जो है उस फिल्म को देखने के लिए वहाँ रहते हैं। आधे घंटे के बाद जब मैं दोबारा उस ऑडिटोरियम में गया, तो करीब 2000 लोग उस ऑडिटोरियम में एक साथ बैठते हैं। एक भी ऑडियंस जो है वो वहाँ से हिला नहीं। तो मैंने अपनी इंटरप्रेटर जो थी चाहिए, उनसे पूछा कि क्या हम जा सकते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, आप क्लोजिंग फिल्म नहीं देखेंगे। बैंकॉक थाईलैंड से एक फिल्म आई थी, बहुत कमाल की फिल्म थी, जो मैंने देखी, और मुझे लगता है कि अगर मैं वो फिल्म नहीं देखता तो मिस कर जाता। लेकिन ऑडियंस के नाम पर जो हिंदुस्तान में क्रेज है कि आपको जो पसंद आए फिल्म उसको आप देखें, जो नहीं पसंद आए वो नहीं देखेंगे और उठ के आप चले जाते हैं। लेकिन वहाँ सिनेमा के सम्मान की जो बात हुई, खासतौर से जिस फिल्म का ने फिल्म बनाई है, उस फिल्म मेकर के लिए जिस सम्मान की बात उन्होंने दिखाई कि आखिरी शॉट तक आप वहां बैठकर हर फिल्म को एंजॉय करते हैं, आप जानने की कोशिश करते हैं कि कहानी में, कंटेंट में और ग्रामर में आखिर दिखाया क्या गया है। सबटाइटल जो है कोरियन भाषा में थे, इंग्लिश में भी सबटाइटल थे वहां पर।
तो मुझे ये लगा कि मैंने अब तक कितने सालों में, अपने 40 साल के करियर में दुनिया भर का सिनेमा देखा। मैं खुद फ्रेंच फिल्म सेंसर बोर्ड की जूरी में रहा हूँ, मैंने यूरोप की यात्रा की है, अरब देशों की यात्रा की है। लेकिन ये जो पनियोंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो इंडियन प्रोग्राम के दौरान मेरी यात्रा हुई, उसमें मुझे न केवल एक नया देश देखने को मिला, एक ऐसा देश भी देखने के लिए मिला जिसके बारे में लोगों में तरह तरह के भ्रम, भ्रांतियां और डर पैदा करके ये कहा गया है कि आपका वहां जाना मना है। पर मैं जब वहां गया तो मैंने उसे अपनी आंखों से इस तरह से देखने की कोशिश की जैसे वो दिखाना चाहते थे। ये बात नहीं है, जो मैं देखना चाहता था और जैसे मैं उसको समझना चाहता था, मैंने उत्तर कोरिया को वैसे ही समझा। खास तौर से वहाँ के कल्चर, साहित्य, सिनेमा और ग्रामीण जनजीवन जो है वहाँ, मैं वहाँ भी गया। करीब आप 200 किलोमीटर अगर दूर चले जाएं तो आपको वहाँ एक नई दुनिया देखने के लिए मिलती है। तो ये जो उत्तर कोरिया का मेरा देखना था, ये मेरे लिए मेरे पूरे करियर का जो है एक ऐसा अनुभव था जिसे भुलाना मेरे लिए शायद कभी भी मुमकिन नहीं हो। के हिसाब से यह फेस्टिवल कलात्मक मंच है या राजनीतिक प्रचार या किसी तरह का और माध्यम है या मंच है? मेरा मानना है कि जो सिनेमा है वो किसी भी पॉलिटिकल जो स्टेज मंच होते हैं या जो प्रोपेगेंडा होता है उससे अलग होना चाहिए। ये अलग बात है कि वहाँ चाइना, रशिया, वियतनाम और तमाम ऐसे देशों की फिल्में दिखाई गई जो शायद एक समय में सोशलिज्म से प्रभावित रहे हैं, सोशलिस्ट रहे हैं, और अमेरिका को बिल्कुल नकार दिया गया। लेकिन भारतीय फिल्मों का इस फेस्टिवल में समावेश होना ये बताता है कि वो सिर्फ कला, सिनेमा और साहित्य का मंच है, उसका पॉलिटिकल जो प्लेटफॉर्म है उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अगर हम उत्तर कोरिया के सिनेमा को देखें तो वहाँ कई सारी फिल्में ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, जो अपनी इमेज को साफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक जो बात मेरी समझ में आई उन फिल्मों को देखते हुए, मैंने कई सारी फिल्में देखी, उसमें 72 आवर्स एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म है, वॉर फिल्म है। वो इस बारे में है कि आप जब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों देश आपस में लड़ रहे थे तो सियोल पर कैसे उत्तर कोरिया ने कब्जा किया। लेकिन उस फिल्म के बारे में ये कहा गया कि साहब देखिए, ये जो फिल्म है ये तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फिल्म है, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो किम जोंग साहब ने लिखी है जो उनके सुप्रीम लीडर है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर पिछले दिनों में देखें तो हमारी यहाँ एक फिल्म आई है धुरंधर। अब उस फिल्म के लिए भी यहाँ कहा गया है कि उस फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने लिखी है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब हम अपने देश के रियल सिनेमा को दिखाना चाहते हैं और उन फैक्चुअल सिनेमेटिक रियलिटीज को फ्रेम करना चाहते हैं जो बताएं कि असल में सिनेमा क्या है, वो अलग बात है। रियलिटी क्या है, जो घट गया है या जो घटना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ, उन फिल्मों के लिए जब हम बात करते हैं तो हमें पॉलिटिकल एजेंडे से जोड़कर देखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल एजेंडा फिल्मों में होता है, ऐसा नहीं है। हॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं वो एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत बनाई गई हैं। आप उनके रैम्बो फिल्म देखिए या ब्रिटिश जो जेम्स बॉन्ड वाली फिल्म है, ये क्या है? ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जिसमें अमेरिका अगर फिल्म बनाता तो विलेन का रशियन होना बहुत जरूरी है या किसी ऐसे देश का होना बहुत जरूरी है जो उनसे मेल नहीं खाता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर हम देखें तो सिर्फ पाकिस्तान ही सामने है, इसके अलावा तो कोई देश ऐसा नहीं है। लेकिन कोरिया के जो सिनेमा है उसकी जो फिल्में हैं वो सार्वभौमिक सिनेमा की तरह से बात करती हैं। उनकी जो फैमिली वैल्यूज हैं, उनकी जो कल्चरल वैल्यूज हैं, वो उसको अपने सिनेमा में दिखाने की कोशिश करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्निकली अगर आप सिनेमेटिक दृष्टि से उत्तर कोरिया के सिनेमा को देखें तो वहां की एनिमेशन फिल्में आप देखेंगे, आमतौर पर जापानीज एनिमेशन फिल्म या दक्षिण कोरिया का जो एनिमेशन सिनेमा है उसको बहुत तरजीह दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उत्तर कोरिया के एनिमेशन फिल्मों को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे तकनीकी रूप से, और जो सिनेमेटिक व्यूज जो फ्रेम होता है, अगर कलर के हिसाब से हम देखें या साउंड इफेक्ट्स के हिसाब से या विजुअली हम उसको देखें तो जबरदस्त सिनेमा जो है वो हमें देखने के लिए वहां मिला। और मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं दिखा कि वो कोई पॉलिटिकल एजेंडे के तहत बनाई गई फिल्में हैं उत्तर कोरिया की। वो सीधी सादी जैसे हम हिंदुस्तान में फिल्में बनाते हैं, जैसे दूसरे देशों में फिल्में बनाई जाती हैं अपनी बात, अपनी दुनिया, समाज को दिखाने के लिए, वो सिर्फ उस तरह का सिनेमा है। तो वहाँ के स्टूडियो, लोकेशन, सेटअप का स्तर कैसा लगा? सच कहूं तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी फिल्म वहां जाकर शूट करना चाहूंगा, क्योंकि वहां जो स्टूडियोज हैं उनमें तकनीकी रूप से जो सुविधाएं उपलब्ध हैं
कोलाब्रेशन के तहत आप वहां फिल्म बना सकते हैं। उनके फिल्म कमीशन बोर्ड है, वो भी कोलाब्रेशंस करना चाहते हैं। और जो लोकेशंस हैं वहां की, आप हिंदुस्तान में अगर जाएं तो ज्यादा से ज्यादा हम कश्मीर या हिमाचल या शिमला तक पहुंच पाते हैं, और अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे तो हम अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख की तरफ चले जाएंगे। लेकिन उत्तर कोरिया जो है, अगर आप ए से शुरू करें और जेड के अल्फाबेट तक जाएं तो पूरा का पूरा एक खूबसूरत देश लोकेशन वाइज फिल्म की शूटिंग्स के लिए आपके सामने है। और अगर हम चाहें और एक फिल्म अगर हम वहां शूट करें, मैं कोशिश करूंगा, आप जानते हैं जैसे कि जो दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसमें पहली बार 70 साल की जो हिस्ट्री है हमारी सिनेमा की और दोनों देशों की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की, पेन्योंग में पहली बार भारतीय सिनेमा दिखाया गया। उससे पहले 2018 में भी मैंने बहुत सारी फिल्में वहां भेजी थी, लेकिन मैं खुद नहीं जा पाया था। इस बार मुझे जाने का मौका मिला। पहली बार हिंदुस्तान में उत्तर कोरिया डीपीआर ने हमें प्रपोजल दिया है कि हम आपके कंट्री पार्टनर बनना चाहते हैं, और वो को प्रोडक्शन कोलैबोरेशंस के लिए भी तैयार है, बशर्ते हम उनकी थोड़ी सी उस शर्त पर काम करें कि आप अगर हमारे देश में आए तो हमारे कल्चर, हमारे वैल्यूज को डैमेज ना करें, उसको अंडर लिमिटेशंस के साथ रहते हुए आप हमारे साथ काम करें। तो कोरिया की जो इंडस्ट्री है वो तकनीकी रूप से पीछे है या किसी क्षेत्र में मजबूत भी है, खास करके पश्चिमी देशों के मुकाबले? देखिए, पश्चिमी देशों के मुकाबले अगर हम देखें तो उत्तर कोरिया जो है वो रूस और चाइना से ज्यादा प्रभावित है, और वहीं की जो टेक्नोलॉजीज हैं और वहीं का जो इंस्ट्रूमेंटल उनका स्ट्रक्चर है स्टूडियोज में, वो वहां इस्तेमाल होता है। उनकी कोई अपनी उत्तर कोरिया की खास ऐसी मेकिंग नहीं है, लेकिन जैसे चाइना से या जापान से या दक्षिण कोरिया से जो टेक्नोलॉजी आयात होती हैं या निर्यात होती हैं, ठीक वैसे ही वहां पर भी है कि उत्तर कोरिया अपनी तकनीक में तो बराबरी करता ही है सब देशों की, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो तकनीकी रूप से इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी के मुताबिक फिल्में वहां बनती हैं या स्टूडियोज में काम होता है, वो ज्यादातर चाइनीज या रूस से प्रभावित हैं, वहां से वो आती और जाती हैं। अमेरिका के मुकाबले या पश्चिमी देशों के मुकाबले वो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उसका जो कंटेंट है और उसका जो ग्रामर है वो उनसे कहीं ज्यादा बेहतर मुझे दिखाई देता है। अच्छा, अब बात करते हैं सेंसरशिप और क्रिएटिव फ्रीडम की। तो वहाँ क्या वहाँ के कलाकारों को रचनात्मक स्वतंत्रता मिलती है? देखिए, रचनात्मक स्वतंत्रता उनको हर मामले में मिलती है। अगर वो कविता लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं, वो कहानी लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और फिल्में बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल फिल्में वो बना सकते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर हम पश्चिमी मीडिया के प्रोपेगेंडा को देखें तो वो ये कहते हैं कि साहब उनके सुप्रीमो लीडर जो हैं किम जोंग साहब, वो अपने लोगों को तरह तरह की पाबंदियों के अंदर बांध के रखते हैं, और अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो वो सजाए मौत देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वहां हर तरह की स्वतंत्रता है, बशर्ते आप देश के खिलाफ कोई काम नहीं करते हो, और ये हमारे यहाँ भी है। जहां तक क्रिएटिविटी की स्वतंत्रता की बात है तो आप देखिए, अगर हम फिल्म बनाते हैं हिंदुस्तान में तो हमारे यहाँ एक संस्था है इंडियन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की, सेंसर बोर्ड, तो हमें अपनी फिल्म वहां भेजनी पड़ती है पब्लिकली उसको दिखाने के लिए। उस फिल्म में जो समाज, दुनिया और देश के खिलाफ या परिवार के खिलाफ बात जाती है उसको कट कर देते हैं, शॉर्ट्स को निकाल देते हैं। सेम वही चीज उत्तर कोरिया में भी है। आप फिल्म बनाएंगे, आप उसके स्क्रिप्ट पास करवाएंगे, आपकी फिल्म बनने के बाद में उनका बोर्ड देखेगा उसको, और जहां भी आपत्तिजनक कुछ ऐसा होगा जिसे नहीं दिखाया जाना चाहिए तो उसको हटा देगा। तो ये हर देश में है, लेकिन कहीं पर ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। साहित्य उत्तर कोरिया में भी लिखा जाता है, कहानियां वहां भी लिखी जाती हैं, वहां भी फिल्में बनाई जाती हैं, कल्चर वहां भी है, ट्रेडिशन वहां भी है, और एक पूरी की पूरी ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंदर रहते हुए हर आदमी को वहां अपने देश के लिए सम्मान और अपने राजा के लिए सम्मान करना अनिवार्य है। वो होना भी चाहिए। आप अगर अपने देश के सम्मान की बात नहीं करते हैं या आप अपने राजा का रिगार्ड नहीं करते हैं, किंग का रिगार्ड नहीं करते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, उनकी आलोचना कोई भी करके अगर गया है तो ज्यादा से ज्यादा हम सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, लेकिन वहां इस बात को पब्लिक भी समझती है कि हमें देश और अपने राजा के खिलाफ बात करनी नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीमो लीडर होते हैं। उनका सम्मान करना हमारा नैतिक नहीं, पहला कर्तव्य भी है। अच्छा, फिल्म निर्माण में वहाँ आपको
सीमा क्या लगती है, कौन सी सीमा बाधा पहुंचाती है, जैसे विषय, भाषा या विचार? फिल्म निर्माण में वहां सबसे ज्यादा जो दिक्कत आएगी आपको, अगर आप वहां जाके काम करते हैं, तो एक भाषा की आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि वहां अंग्रेजी भाषा जो है बहुत कम बोली जाती है। कोरियन भाषा जो है उनकी मातृभाषा है। उत्तर कोरिया की भाषा अलग है, चाइना की अलग है। तो जब आप उत्तर कोरिया में एंट्री करते हैं तो आपके एंट्री करते ही आपको 2 इंटरप्रेटर्स जो है वो दे दिए जाते हैं। उसमें एक वो होता है जो आपकी अंग्रेजी भाषा को समझेगा, एक वो होता है जो अंग्रेजी में आपसे बात करते हुए उसका अनुवाद कोरियन भाषा में अपने सहपाठी को बताता चलता जाता है, और एक नोटिफिकेशन होता जाता है कि हमने उनसे क्या बात की। हम कहीं भी जाते हैं तो वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जनरली आप देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुनी सुनाई बातों पर वहां बात करते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, वो वहां सुविधाएं अवेल भी कर रहे हैं, उनके साथ वो इंटरप्रेटर्स भी हैं और उनके बारे में वो तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं, जबकि वो हमें वहां रोकने के लिए नहीं होते हैं, वो हमारी सुविधा के लिए होते हैं, ताकि एक ऐसे देश में जिसके बारे में जानकारी कम है, जिसके बारे में प्रोपेगेंडा है, भ्रांतियां, भ्रम बहुत फैलाए गए हैं, गलत फहमियां बहुत है, वो उनको दूर कर सकें। तो वो आपकी मदद के लिए वहां रखे जाते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई बड़ी समस्या जो है वहां भाषा के अलावा आपको कभी भी नहीं आती है। हर तरह की सुविधा आपके लिए वहां उपलब्ध है और आप एक अच्छे देश में एक अच्छे ट्रैवलर बनकर जाते हैं, उस देश का सम्मान करते हुए, जो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो इससे ज्यादा बड़ी बात उनके लिए और क्या हो सकती है। अच्छा, आप बात करते हैं भारत तो मतलब बॉलीवुड फिल्में और कोरियाई फिल्मों के बारे में, उत्तर कोरियाई फिल्मों के बारे में, तो जैसा पहले आपने बताया कि भारतीय गोल्डन एरा की फिल्में वहाँ बहुत पसंद की जाती हैं, तो वहाँ के दर्शक, आज का दर्शक क्या पसंद करता है, गाना, ड्रामा या एक्शन? देखिए, अगर हम वहाँ के दर्शकों की बात करें और अगर हम ये कहें कि वहाँ के फिल्मों में वो क्या पसंद करते हैं, तो वहाँ की फिल्मों का एक नॉर्म है, उसमें सोशल वैल्यूज जो हैं आज भी बनी हुई हैं। आप मदर फादर, मदर सन और बच्चों के साथ माता पिता के रिलेशंस की बात करते हैं, वो उनको बहुत पसंद है, क्योंकि उसी की बदौलत आज तक वो देश सरवाइव कर सका है। नहीं तो 70 सालों में इतने लंबे समय तक कोई भी देश अपने तरीके से नहीं जी सकता है। उसे बाहर के तरीकों को या तो अडॉप्ट करना पड़ता है या फिर किसी को अपने देश में एंट्री देनी पड़ती है। लेकिन उन्होंने अपनी वैल्यूज को सिनेमा के थ्रू, अपने वैल्यूज के थ्रू बचा के रखा है और अपनी फिल्मों में भी वो वही देखना पसंद करते हैं। लेकिन जहां तक हम बॉलीवुड सिनेमा की बात करते हैं, बॉलीवुड सिनेमा अगर वो देखते हैं तो उन्हें उनका म्यूजिक, उनके फाइट शॉट, उनके डायलॉग्स, मैंने कई लोगों को वहां देखा जो बात करते वक्त शोले फिल्म के डायलॉग्स जो हैं आज भी दोहराते हैं। उन्हें हिंदी नहीं आती है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन धर्मेंद्र का नाम उनको याद है, वीरू और जय उनको याद है, मुगले आजम का अकबर उनको याद है। और जो नई फिल्में हमारी यहाँ आई हैं, मैं तो चूंकि सितंबर में, अक्टूबर में ही वहां गया हूँ, अक्टूबर में मेरी यात्रा थी और उस दौरान टाइम कम होने के बावजूद मैंने वहां जो हिंदुस्तान के लिए प्रेम देखा और भारतीय फिल्मों का जो क्रेज देखा, वो बहुत जबरदस्त है। ये अलग बात है कि हमारी फिल्में वहां उस तरीके से रिलीज नहीं हो पाती हैं, किसी तरीके से वो अलग अलग तरीकों से फिल्मों को देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिल्मों को याद रखते हैं। आप सोचें कि अगर उन्हें किसी कैरेक्टर का नाम तक याद है, इसका मतलब है कि भारतीय सिनेमा वहां अपनी उपस्थिति बना के रखे हुए है। और उत्तर कोरिया जैसे देश में भारतीय सिनेमा का होना, वहां इंडियन फिल्म प्रोग्राम का लेके जाना और उन फिल्मों को क्रेज के साथ देखना, और उससे भी बड़ी बात ये देखिए कि बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है, लोगों को जानकारी कम है, लेकिन हमारा भारतीय दूतावास वहां बाकायदा काम कर रहा है। वहां वो इंडियन जो फेस्टिवल्स होते हैं उन पर अपने जो उत्सव हैं वो मनाता है और उसमें वो लोग शामिल होते हैं। खान पान वहाँ शामिल होता है हमारा, उसे वो पसंद करते हैं। और हमारी एम्बेसी और हमारे वहाँ जो लोग हैं, अभी जब मैं गया था तो वहाँ सुजीत विश्वास जी जो है वो इंचार्ज है एम्बेसी के, उन्होंने मुझे ऐसी चौंकाने वाली जानकारियां दी हिंदुस्तान से अलग उत्तर कोरिया के बारे में, जिसके बारे में सुनकर मैं खुद चौंका।